जो हमारे देश के पूरे हर राज्य में और हर परीक्षा का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है, वो है पेपर लीक का मसला। चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो और अभी मैंने तेलंगाना का उदाहरण दिया, तो वो सारा का सारा वो एक छात्रों के जीवन का एक अभिन्न भाग बन चुका है। इलाहाबाद में रहने वाले कुछ जूनियर्स तो यहाँ तक कहते हैं कि हम पहले परीक्षा का फॉर्म भरते हैं, फिर परीक्षा का डेट किस्मत से आ जाए, परीक्षा होती है तो परीक्षा का पेपर लीक होता है, फिर दोबारा परीक्षा होती है, फिर रिजल्ट में गड़बड़ी होती है, फिर कोर्ट में मामला जाता है और फिर अंत में ले देकर कुछ रिजल्ट आ जाए तो नौकरी मिल जाती है। तो आप इस पूरी जो घटनाएँ जो हो रही हैं पेपर लीक के आस-पास, उसको आप कैसे देखते हैं? कमल, शिक्षा के मसले को लेकर सरकार और हमारी व्यवस्था कितनी जिसे कहते हैं कि कोई ध्यान नहीं देती इस मसले के ऊपर, उसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि हम लोग खुद भी अ, सोशल मीडिया के चैनलों पर, टीवी चैनलों पर कभी भी इस प्रश्न पर बहस होते हुए नहीं देखते। मैं इतने सोशल मीडिया के चैनलों पे जाता हूँ, टीवी चैनलों पर जाता हूँ, मुझसे कभी भी ये सवाल नहीं पूछा गया। मैं आपकी दाद दूँगा कि आपने पहली बार कम से कम ये सवाल तो मुझसे पूछा है। समस्या ये है कि परीक्षा देना, परीक्षा के लिए तैयारी करना, फिर परीक्षा का परिणाम आना और उसके बाद में फिर परीक्षा परिणामों के आधार पर नौकरी की तलाश करना। ये एक अपने आप में धीरे-धीरे, चूँकि इस पूरे मसले में कोई सुधार नहीं हुआ है, इसलिए धीरे-धीरे इसने एक दुष्चक्र की शक्ल ले ली है। दुष्चक्र यानी इसको अंग्रेजी में विशियस सर्किल कहते हैं। एक ऐसा विशियस सर्किल बन गया है। किसी का इस तरफ ध्यान नहीं है क्योंकि इस मसले को लेके वोट नहीं बढ़ते। छात्रों की योग्यताओं के नापने का परीक्षा कोई पैमाना नहीं रह गया है जिसके आधार पे हम कहें कि छात्र उस आधार पे योग्य होते हैं। तो ये जो पूरा मसला है, दरअसल ये एक बहुत गहरे और अ, दूरगामी सुधार की माँग करता है। शिक्षा प्रणाली में सुधार हो, परीक्षा प्रणाली में सुधार हो। अब शिक्षा प्रणाली में सुधार के नाम पे एक नई शिक्षा नीति बनी हुई है। अब उस पूरी नई शिक्षा नीति को आप पढ़िए, तो नई शिक्षा नीति में परीक्षा लेने और लोगों और बच्चों की, छात्रों की उत्तर के बारे में ऐसी कोई भी राय आपको नहीं मिलती जिससे ये अंदाजा लगे कि सरकार इस मसले को लेके गंभीर है। और इसमें सब सरकारें शामिल हैं। किसी भी राज्य की सरकार हो, कांग्रेस की जिन राज्यों में सरकार है, वहाँ भी पेपर लीक होते हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ भी पेपर लीक होते हैं। जहाँ पर अन्य विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वहाँ भी पेपर लीक होते हैं। मसला ये है कि हर चीज़ को आपने व्यवसाय में बदल दिया है। तो फिर पेपर बनाने और जो लोग पेपर बनाना चाहते हैं, उनमें से कुछ लोग पैसों की फिराक में रहते हैं। मुझे याद पड़ता है और आप भी जब पढ़ते होंगे, कमल, याद होगा, तो पेपर लीक होने की घटना अपने आप में दुर्लभ घटना होती थी। जब पेपर लीक हो जाता था, तो वो एक सनसनी सी फैल जाती थी कि भाई कोई पेपर लीक हो गया है। और अ, लोग प्रयास करते थे कि किसी तरह पता लग जाए कौन-कौन से सवाल आ रहे हैं। और उसी चक्कर में गैस पेपर्स की बिक्री होती थी कि कुछ गैस पेपर वालों का दावा होता था कि वो जो सवाल देते हैं उसमें से कम 5 सवाल तो पेपर में होते ही हैं। तो हम लोगों को ये बड़ा रहस्य लगता था कि कैसे इस गैस पेपर वाले ने जो 12 सवाल बताए हैं, इनमें से 5 सवाल परीक्षा में आ गए। तो ये पूरा मसला जो है, ये इतने बार लगातार साल दर साल हो रहा है और आप देखिए, सरकार इसे पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रही है। हर पार्टी की सरकार नजरअंदाज कर रही है। ऐसा लगता है ऐसे कि सरकार के काम करने के बारे में जो जनता की राय है, वो इन घटनाओं से प्रभावित भी नहीं होती। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये मसला पाले के दोनों तरफ है। आम लोगों को भी इसमें बहुत दिलचस्पी नहीं है कि इस मामले में कोई सुधार हो। आप तो बिहार से आते हैं। बिहार में ही नकल कराने का एक संस्थागत बंदोबस्त है। लोग बाकायदा नकल कराने में महारत के लिए जाने जाते हैं और अखबारों में उनकी तस्वीरें छपती हैं, टीवी पे उनकी तस्वीरें छपती हैं कि किस तरह से नकल कराई जा रही है। अब दूसरे राज्यों ने भी, बिहार ने इस मामले में नेतृत्व किया है दूसरे राज्यों को नकल कराना सिखाने का। बिहार में इसे चोरी करना बोलते हैं, चोरी अच्छा, करना, बिहार चोरी में चोरी करवाना। करना कहते हैं। चलिए, कम से कम ये तो है कि वैसे चोरी करना मान रहे हैं मतलब। हुँ, लेकिन कानून उसकी पकड़ जाने पे चोरी की सजा नहीं देता है। हुँ, तो ये पूरा मसला हमारे लोकतंत्र और हमारी शिक्षा व्यवस्था की बदहाली का परिचायक है। अब हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं इस बात से नाराज हो जाते हैं कि जब हम लोग उनके विश्व गुरु बनने के दावे का मखौल उड़ाते हैं या उसकी आलोचना करते हैं। अब आप सोचिए, जिस देश में शिक्षा प्रणाली इस तरह की हो
कि हर राज्य में दबादब हर साल लंबे अरसे से पेपर लीक हो रहे हों और उनको सरकार बिल्कुल रोक पाने में असमर्थ हो, वो देश कैसे विश्व गुरु बन पाएगा? बहुत मामूली सी बात है कि पेपर लीक हो जाएगा। पहले लीक हुए पेपर को पढ़ के नहीं आएंगे छात्र, उन्हें पहले से पता होगा कि किन किन सवालों की नकल उन्हें साथ ले जानी है। आप देखिए दुर्भाग्यपूर्ण मामला कितना है। जैसे मान लीजिए किसी छात्र को एक लीक पेपर मिल जाए, तो ऐसा नहीं है कि वो मेहनत करके रात 2 रात 3 रात महीने भर मेहनत करके इस बात का याद कर लेगा कि उन सवालों के जवाब क्या हैं, या ये करने की बजाय उन सवालों के जवाब पर्चियों में लिखे जाएंगे, फिर नकल से उन सवालों को हल किया जाएगा। उसके आधार पर जो परिणाम आएगा, उसके आधार पर उन्हें डिग्री मिलेगी और उससे वो बाजार में नौकरी पाने के लिए जाएंगे। नतीजा ये होगा कि जब आंकड़े आएंगे तो उन आंकड़ों में ये लिखा होगा कि इस देश के अधिकांश जो ग्रेजुएट है, यानी जो स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा से पास हुए छात्र हैं, वो अनएम्प्लॉयबल हैं, वो नौकरी पाने योग्य नहीं है। ये स्थिति है। आपको ध्यान होगा कि कोविड के बाद में कुछ प्राइवेट कंपनियों ने अपनी जब आवश्यकताएं निकाली, अपनी जब रिक्तियों के विज्ञापन निकाले, तो उसमें लिख दिया कि कोविड के अवधि के लड़कों ने जब पास किया हो उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि इस पीरियड में घरों पे लोगों ने इम्तिहान दिए हैं और अपनी किताबें पढ़ के पेपर लिखे गए, तो मान ही नहीं रहे थे कि इन लड़कों में कोई योग्यता होगी। एक और चीज़ हुई है जो मैं जोड़ना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि जो अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, वस्तुनिष्ठ सवालों का होता है और उसको आप कंप्यूटर पर बैठकर वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बहुत सारा ये मामला आ रहा है कि वो घोटाला जैसा हो रहा है कि जो लोग कोई और बैठ रहा है, कोई और एग्ज़ाम दे रहा है और जो योग्य नहीं है उनका एडमिशन, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी में हो गया है या उनको जेआरएफ मिल गया। आप सुन के हंसेंगे कि जब मैं पढ़ता था, जब मैं 10वीं 11वीं में पढ़ता था, तो वहां पर किसी और की जगह दूसरा इम्तिहान देने कैसे जाता था, इसकी एक तकनीक चलती थी कि जो जिस व्यक्ति को कुछ नहीं आता था वो अपना हाथ टूटा हुआ घोषित कर देता था, तो उसके हाथ पे, लिखने वाले हाथ पे पासे चढ़ाया जाता था, तो कानूनी रूप से उसको इजाजत मिल जाती थी कि वो एक लिखने वाला साथ में ले जाएगा, वो बोल बोल के उसे लिखाएगा, और किसी योग्य छात्र को किराए पे ले लिया जाता था, एक होशियार छात्र को किराए पे ले लिया जाता था और वो उस लिखने वाले, उस जो छात्र होता था, इम्तिहान परीक्षार्थी है, उसकी जगह बैठ के सारे पेपर दे आता था और बदले में पैसे ले लेता था। इसी देश में पीएचडी लिखी जाती हैं, दूसरे लिखते हैं और पीएचडी किसी और को मिलती है, उसके रेट फिक्स हैं। अंग्रेजी साहित्य की पीएचडी हो, हिंदी साहित्य की पीएचडी हो, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बाकायदा अंग्रेजी साहित्य की पीएचडी के तो 80 के दशक से लेकर 90 के दशक के बीच में 1.5 कोई लिखे तो 1.5 से 2 लाख रुपए तक उसको मिलते थे। और ऐसे कई दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक हुआ करते थे, वरिष्ठ अध्यापक, जो एक साल में 6-6, 7-7 पीएचडी लिखते थे, तो उस वक्त उनकी आमदनी 12-13 लाख रुपए साल में केवल पीएचडी लिखने से हो जाया करती थी, जबकि उन दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर की और एसोसिएट प्रोफेसर की तनख्वाह कम हुआ करती थी। ये लंबे अरसे से फर्जीवाड़ा चल रहा है। एक फर्जीवाड़ा ये चल रहा है जिसकी शुरुआत भी बिहार से हुई थी, पंजाब उसमें शायद आगे है, बिहार से भी आगे है, कि पढ़ाने वाले की जगह कोई और पढ़ाता है, तनख्वाह किसी और को मिलती है और जो पढ़ाने वाला है उसको उस तनख्वाह का एक हिस्सा दे दिया जाता है। और ये जाहिर है कि उस कॉलेज के प्रिंसिपल की मर्जी के बिना ये नहीं हो सकता, तो उस प्रिंसिपल को भी कोई ना कोई उसकी बंधी हुई रकम उसके बीच में मिलती होगी। तो अब आप देखिए, फर्जी अध्यापक हैं, फर्जी पीएचडी हैं, फर्जी परीक्षार्थी हैं, लीक हुए पेपर्स हैं और बिना किसी सरकारी कार्रवाई के डर के ये शिक्षा के अंदर पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है। अब आप इसका अंदाजा लगाइए, हम लोग विश्वगुरु बनेंगे कि क्या बनेंगे? तो ये एक बहुत भयानक और भीषण स्थिति है। अच्छा, ये केवल पेपर लीक का तो अखबार में खबर छप जाती है, टीवी पे भी कभी-कभी खबर आ जाती है, हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन अध्यापक की जगह कोई दूसरा पढ़ा रहा है, इसकी कोई चर्चा नहीं होती। फर्जी परीक्षार्थी की जगह कोई चर्चा नहीं होती। तो ये विभिन्न आयाम जो हैं शिक्षा में चल रहे फर्जीवाड़े के, इसके ऊपर तो बाकायदा किसी सामाजिक संस्था को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक संस्थाएं यानी पार्टियों को तो इसकी कोई चिंता नहीं है। सामाजिक संस्था को हस्तक्षेप करना चाहिए और हस्तक्षेप करके इसके ऊपर
एक श्वेत पेपर या इसकी पोल खोलने वाले तथ्य पेश करने चाहिए। भले पीएचडी ही वाले पे मैं बस अनुमान एक चीज़ पर जोड़ना आधारित चाह रहा था। हो, अगर ये सामने आ जाएगा पीएचडी वाले पे मुझे शिक्षक तो ऐसे नहीं दिखते हैं आस-पास अभी, लेकिन पीएचडी का एक बाकायदे बाज़ार ज़रूर चलता है। थोड़ा बहुत पटेल चेस्ट के आस-पास या जेएनयू के आस-पास जो मार्केट है वहाँ पर, कि बाहर से लोग आते हैं पीएचडी लेकर जाते हैं। पर ये मैं जानता हूँ कि बाकी जैसे बिहार या झारखंड के विश्वविद्यालयों में लोग इस तरह से पीएचडी लिख रहे हैं पैसा लेकर। नहीं पड़ रही है मुझे। जी। हाँ, अभी आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ। मैं यही बोल रहा था कि ये हाँ, बोलिए अब आप बोलिए। पीएचडी मैं ये बोलना चाह रहा था कि पीएचडी जो है वो यहाँ से लोग ले जाते हैं और फिर उसको जमा करते हैं, ऐसे कुछ-कुछ बाज़ार हुँ। हैं दिल्ली में। पर जो लिखने वाला काम है मुझे ये पता है कि झारखंड में या बिहार में ऐसा लोग करते हैं। आस-पास दिल्ली नहीं, नहीं, विश्वविद्यालय दिल्ली मुझे में नहीं होता है दिखा। बड़े पैमाने पे। मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों को जानता हूँ जो ये काम करते हैं। दिल्ली में ये काम होता है। हुँ, हुँ। दिल्ली में ये काम होता बिल्कुल। है और देखिए अतिरिक्त आमदनी एक ज़माने में जब शिक्षकों की तनख्वाहें योग्य शिक्षकों की तनख्वाहें कम थी, तो अतिरिक्त आमदनी करने के 2 तरीके थे। एक तो ट्यूशन पढ़ाइए आप। हुँ, हुँ। ट्यूशन के ज़रिए अतिरिक्त आमदनी होती थी या पीएचडी से लिखिए। सब लोग पीएचडी लिख नहीं सकते। उसके लिए एक असाधारण रूप से योग्य व्यक्ति की ज़रूरत होती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, हुँ, हुँ। जहाँ पर नियम कानूनों का उल्लंघन ना हो रहा हो, हुँ, जहाँ पर फर्जीवाड़ा ना हो रहा हो। हुँ, हुँ। बिल्कुल। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है शिक्षा में और शिक्षा इस देश में अर्थव्यवस्था की हालत दुरुस्त हो सकती है, हुँ, देश की विदेश नीति की हालत दुरुस्त हो सकती है। हुँ। सब कुछ इस देश में हो सकता है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि शिक्षा व्यवस्था की हालत दुरुस्त नहीं हो सकती। तो इससे आगे निकलने का कोई रास्ता दिख रहा है आपको? बहुत देखिए, बड़े इसमें बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप करना पड़ेगा और समाज को पहलकदमी लेनी पड़ेगी। हुँ, हुँ। इसमें मेरी चिंता का विषय ये भी है कि समाज को भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हुँ, हुँ। क्योंकि समाज में कुछ लोग जो वास्तव में बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं हुँ, हुँ। और उनकी पढ़ाई-लिखाई ठीक अच्छे तरीके से होती है, उन्हें पता है कि वो बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, वो बड़े पदों पे पहुँचेंगे, उनकी शुरू से तैयारी इस तरह की कराई जा रही है कि वो हुँ, बड़े हुँ। पदों पे पहुँचेंगे। हुँ, हुँ। तो उनके पास पढ़ाई-लिखाई संबंधित औपचारिक योग्यताएँ भी होती हैं हुँ, हुँ। और उसी हिसाब से उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है, उनका करियर आगे बढ़ता है। हुँ, हुँ। लेकिन ये जो पूरा दूसरा सेक्टर है, हुँ, जिसमें मेरा मानना है कि देश के 90% लोग आते हैं, वो तो केवल 10% लोगों का सेक्टर है, हुँ, हुँ। अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। जो हुँ, हुँ। 90% लोग आते हैं, उनके लिए शिक्षा और पढ़ाई-लिखाई का कोई मतलब नहीं रह गया है, उसका योग्यता से भी कोई मतलब नहीं रह गया है। वो तो किसी तरीके से एक दौर है, आपको डिग्री कागज़ का एक टुकड़ा प्राप्त करना है, डिग्री प्राप्त करनी है और उसके सहारे आप उसको दिखा के नौकरी के लिए बाज़ार में अपनी दावेदारी करनी है। जी, जी, जी। ये मकसद रह गया है।